नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। जहाँ हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। आज के इस क्लास के अंदर हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ ही अपने जो चैप्टर नंबर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका भी समापन हो जाएगा। अपने लास्ट में 2 चैप्टर बचे हैं, अपनी अगली 3-4 क्लास के अंदर वो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम आगे से वन शॉट की तैयारी करेंगे, यानी जो पूरा एक चैप्टर रहेगा वो अपने पास एक ही वीडियो के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, ताकि हम अपनी जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से कर पाए। अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए हमने जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा जो 2024-25 के लिए ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी किया था, उसका कंप्लीट वीडियो एक बनाया है, जो हमने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने जो बोर्ड एग्जाम 2024-25 है, वहां पर जो मैथ का पेपर आएगा उसका कंप्लीट एनालाइज किया है और वहां से उस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया है। तो वहां से आप कुछ मदद प्राप्त कर सकते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एक आइडिया रहे कि पेपर किस प्रकार से आने वाला है। क्वेश्चन का टाइप आपको समझ में आ जाएगा, वहां से कुछ अच्छे खासे सवाल भी मिलेंगे। हो सकता है उसके अंदर से भी कोई सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी प्लेलिस्ट के अंदर भी वो अवेलेबल रहेगा। तो आज के इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहना है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन के पदों में ज्ञात करना है। इस ठोस का जो आयतन है वो पाई के पदों में ज्ञात करना है। इसका जो आयतन है वो पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी जो भी आयतन होगा उसके अंदर पाई होना चाहिए। हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब कहा गया है कि ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठोस कैसा है? अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु। अब अर्धगोले का जो वर्ताकार भाग ऊपर है, उसी के ऊपर उस शंकु का वर्ताकार भाग भी लगा हुआ है, यानी दोनों के लिए जो व्यास और त्रिज्या रहेगी वो बराबर रहेगी, क्योंकि वो वर्ताकार भाग है वो दोनों के अंदर कॉमन है। तो यहां से अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। नीचे क्या है? अर्धगोला है और उस अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। नीचे अपने पास क्या है? अर्धगोला और उस अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। नीचे अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है। अब कहा है कि इनकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये वर्ताकार भाग दोनों के अंदर कॉमन है। ये जो त्रिज्या है ये दोनों के लिए बराबर रहेगी। त्रिज्या है अपने पास 1 सेंटीमीटर और कहा है कि शंकु की ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, ये जो हाइट है शंकु की, वो इसकी त्रिज्या के बराबर है। अब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। यानी यहां से अपने पास h का मान भी 1 आएगा और r का मान भी 1 आ जाएगा। दोनों 1-1 सेंटीमीटर हो जाएंगे। हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। अब ये ठोस एक तो शंकु से मिलकर बना है, एक क्या है उसके अंदर? अर्धगोला। तो दोनों के अगर आयतन हम ऐड कर दें तो पूरे इस ठोस का आयतन आ जाएगा। तो हमें इन दोनों के आयतन को क्या करना है? ऐड करना है। कहीं पर भी पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो यहाँ पर पहले जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। वैल्यू है अपने पास वर्ताकार भाग की त्रिज्या। वर्ताकार भाग की त्रिज्या r है अपने पास 1 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, यानी h। और h के बारे में कहा है कि ये r के बराबर है और r कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो h का मान भी कितना आ जाएगा? 1। अब इस ठोस का अगर हम आयतन ज्ञात करें, ठोस का आयतन ज्ञात करें तो ठोस के अंदर क्या क्या मौजूद है? एक तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन, और साथ में क्या है? शंकु है, तो प्लस में शंकु का आयतन। दोनों के आयतन ऐड कर देने। अर्धगोले का आयतन होता है अपने पास 2/3 पाई r क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन है। और जो शंकु का आयतन है वो हम लिखते हैं बेलन के आयतन का तीसरा भाग,
यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखें तो अपने पास कुछ कॉमन आ रहा है, 1/3 दोनों में है, बटे में 3 था तो 1/3 कॉमन ले लिया। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो पाई भी कॉमन ले सकते हैं। आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, तो आर स्क्वायर भी ले लिया कॉमन। पीछे क्या बचा? ऊपर बचा है यहाँ पर 2 और साथ में एक आर। यहाँ से पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, केवल क्या बचेगा? एच। वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/3 पाई की जगह पाई ही रखना है। आर स्क्वायर, आर का मान है 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2r प्लस एच, तो 2 इंटू आर की जगह 1 प्लस एच की जगह 1, 1/3 पाई। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का गुना पाई के साथ होगा तो पाई ही रहेगा। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में 1, यानी यह आया 1/3 गुणा पाई, 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? पाई। अब जो माप थी सारी की सारी वो किस में थी? सेंटीमीटर में, तो पीछे आएगा सेंटीमीटर, और आयतन है तो घात कितनी आ जाएगी? 3। तो ये ठोस है, इसका आयतन अपने पास आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा सवाल है, सवाल के अंदर पूछा गया था कि ठोस का आयतन कितना है। ठोस के अंदर अर्धगोला है और शंकु है, तो दोनों के आयतन ऐड करने थे। दोनों के आयतन हमें पता है, वो दोनों मान रख दिए। आर का मान 1 रखना था, एच का मान भी 1 रखना था, तो आयतन कितना आया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हुए हैं। यानी एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर क्या लगाने हैं? शंकु लगाने हैं। तो रचेल ने ये वाला मॉडल बनाया है। देखना, यहाँ पर बेलन बना हुआ है और दोनों सिरों पर क्या लगाए हैं? शंकु लगाए हैं। का इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक बेलन के अंदर भी वर्ताकार भाग होगा, शंकु में भी वर्ताकार भाग होगा, दोनों के लिए वो वर्ताकार भाग कैसा रहेगा? कॉमन। यानी ये जो यहां से यहां तक वर्ताकार भाग है, इसका व्यास कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक यह पूरा जो मॉडल है वो कितने का है? 12 सेंटीमीटर का है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, ये जो प्रत्येक अंदर शंकु बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी हो? 2 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक ये उसकी ऊंचाई है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जो हवा की मात्रा आएगी, यानी हवा का जो आयतन आएगा, वो हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। अब चाहे बाहर की विमा कहे या अंदर की विमा कहे, दोनों क्या रहेगी? बराबर। यानी इसकी मोटाई को कहीं पर भी काम में नहीं लेना है। ये जो मॉडल है इसकी मोटाई हमें कहीं पर भी काउंट नहीं करनी है। अब कहा है कि मॉडल यहां से लेकर यहां तक कितना है? 12 सेंटीमीटर, जिसके अंदर यहां से यहां तक ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक भी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 तो इधर गया, 2 इधर गया, पूरा 12 था, तो 12 में से 2 उधर गया 10, 2 इधर गया 8। यानी यहां से यहां तक ये जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। अब ये जो वृत्ताकार भाग है इसका व्यास दिया था 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या क्या है? 2 तो शंकु हैं और एक बेलन है। तो हमें 2 शंकुओं का आयतन और एक बेलन का आयतन क्या करना है? जोड़ना है। तो अपने पास इस पूरे मॉडल का आयतन आ जाएगा। ये आयतन उसका बाहरी आयतन का है या आंतरिक आयतन का है? बाहर से आयतन गिनेंगे तो भी उतना ही काउंट होगा, अंदर से गिनेंगे तो भी उतना ही काउंट होगा, क्योंकि उसकी मोटाई को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो माप दिए पहले वो लिख लेते हैं। अपने पास दिया हुआ है वृत्ताकार भाग का व्यास, व्यास दिया हुआ है अपने पास 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। काय शंकु की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। अब देखना, ऊंचाई शंकु की भी है, बेलन की भी है, तो दोनों के लिए अलग अलग माप लिख सकते हैं। शंकु की ऊंचाई छोटी है तो इसको छोटा एच लिख सकते हैं, बेलन की ऊंचाई ज्यादा है तो इसको कैपिटल एच लिख सकते हैं। आप अपनी सुविधा से कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लिखाते हैं स्मॉल एच से, आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। और अगर बेलन की ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच लिख रहे हैं। बेलन की ऊंचाई को लिखा कैपिटल एच। कैपिटल एच कब आएगा? जब टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, उसके अंदर से 2 सेंटीमीटर उधर शंकु की ऊंचाई घटा दी, 2 सेंटीमीटर इधर वाले शंकु की ऊंचाई घटा दी, तो h बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं? मॉडल की लंबाई वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। सारी माप मिल गई है। मॉडल का आयतन ज्ञात करना है। अब मॉडल का आयतन कहे या मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कहे, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा उतनी इसके अंदर क्या आएगी? हवा आएगी। तो लिख सकते हैं मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। एक तो अपने पास बेलन का आयतन होगा, प्लस दो शंकु का आयतन। दो शंकु हैं तो उनका आयतन, उनको क्या कर देना है? जोड़ देना है। आयतन को v से लिखा, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा v है, तो बेलन का आयतन लिखना है, यानी पाई r। अब r दोनों के लिए बराबर है तो इसको स्मॉल r से ही दिखा है। फिर h की बात करें तो बेलन के लिए जो h है वो कैपिटल है, तो यहाँ पर लिख देना है कैपिटल H, प्लस दो शंकु है तो दो के साथ में गुणा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r दोनों के लिए बराबर है तो r स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन h है वो बदल जाएगा, शंकु के लिए स्मॉल h लिखा है, तो v बराबर आएगा, कुछ कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई r स्क्वायर ले लिया कॉमन, अंदर बचा h प्लस यहाँ से आया 2/3 और ये स्मॉल h। v बराबर पाई की वैल्यू रखने को कहा है, नहीं कहा है, तो 22/7। जब तक कोई और वैल्यू नहीं कही जाती तब तक 22/7 ही पुट करना है। r का स्क्वायर, r दे रखा है अपने पास 1.5, आप चाहे तो 3/2 भी लिख सकते हैं। अगर 3/2 लिखते हैं, 3/2 गुणा 3/2, इसको लिख देना यहाँ पर, इसको 3/2 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। h की जगह कितना पुट करना है? कैपिटल H है तो उसकी जगह रखना है 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल h, स्मॉल h की जगह लिखना है 2, तो v बराबर आ जाएगा, 2 से काटें 11 बार, 11 × 3 × 3 11 × 9 99 बटे में आ जाएगा 14, ये 8 प्लस 4/3, v बराबर 99/14। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 3 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 8 के साथ, 8 किया 24, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 4 के साथ 4, यानी ये आ गया अपने पास v बराबर 99/14, 24 प्लस 4 28, ब्रैकेट की जगह गुणा का निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 प्लस 4 28 और ये आ गया 3 से काटेंगे 33 बार और 14 से काटेंगे 2 बार, यानी 33 × 2, ये आ गया 66। सारी माप सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर और ये आ जाएगा क्यूब। सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये अच्छा सवाल है, यहाँ से एग्जाम के अंदर कुछ भी पोर्शन पूछा जा सकता है। अपने पास एक बेलन था जिसके दोनों ओर शंकु लगे हुए थे, इसके अंदर हवा का आयतन पूछा था तो हमें इस पूरे मॉडल का आयतन निकालना था,
तो बेलन का आयतन और दो शंकु का आयतन हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अपने पास आयतन आया 66 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच के मान दोनों के लिए अलग रहेंगे, बेलन के लिए बेलन की ऊंचाई, शंकु के लिए शंकु की ऊंचाई। दो शंकु है तो दो के साथ में क्या कर दिया, गुणा। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया और अंदर वाली कैलकुलेशन की, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अपने पास मान आ जाता है 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये मॉडल के अंदर अंतर्विष्ट हवा का आयतन होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा और व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। जब गुलाब जामुन खाते हैं तब इतना फोकस नहीं करता है कि उसके अंदर क्या है, तब अपना ध्यान केवल खाने पर रहता है। लेकिन जो मैथमेटिक्स के जो ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से भी सवाल बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हम गुलाब जामुन खाते हैं तो अपना केवल फोकस खाने पर ही रहता है कि टेस्ट में अच्छे लग रहे हैं तो उसको हम खा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी चीज़ में फैक्ट ढूंढता है तो जब वो उसको खा रहा है तो सोचेगा कि इसका शेप है वो किस प्रकार का है, वहाँ से उसकी साइज वगैरह उन्होंने एज्यूम की है और वहाँ से उसका भी आयतन निकालने को पूछा है। अब हो सकता है ये अपने पास जो गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का, साइड में दो अर्ध गोले लगे हैं। हो सकता है कि सवाल के अंदर ऐसा भी आ जाए कि गुलाब जामुन है वो गोले के आकार का है, क्योंकि हम नॉर्मली गुलाब जामुन खाते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो वो भी ध्यान रखना है, वो भी आ सकता है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। यहाँ से ये चाशनी के अंदर कुछ गुलाब जामुन पड़े हैं। यहाँ पर जो प्रत्येक गुलाब जामुन है वो बेलन के आकार का है, जिसके साइड में दो अर्ध गोले लगे हैं। तो यहाँ पर हम वो बनाते हैं, यहाँ से एक गुलाब जामुन निकाल लेते बाहर। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक गुलाब जामुन बाहर निकाल रहे हैं। अब ये गुलाब जामुन है वो अपने पास बेलन के आकार का है। किस आकार का है, बेलन के आकार का है। फिर कहा है कि इसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, यानी दोनों साइड में अर्ध गोले लगे हुए हैं। इधर भी अर्ध गोला है, इधर भी अर्ध गोला है। तो ये अपने पास क्या हो गया है, एक गुलाब जामुन आ गया है। इस प्रकार का गुलाब जामुन है। इसके बारे में कहा गया है कि इसकी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो गुलाब जामुन है वो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ से यहाँ तक अगर इस गुलाब जामुन की लंबाई हम मापे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये गुलाब जामुन कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर लंबा है। और व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है। ये कितना दिया हुआ है, 2.8 सेंटीमीटर व्यास है अपने पास, 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4। अब यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या रहेगी। तो ये त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या कितनी रहेगी, 1.4 सेंटीमीटर। और व्यास कितना है यहाँ से यहाँ तक, 2.8 सेंटीमीटर। यानी व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर ही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इस अर्धगोले की ऊंचाई 1.4, यहाँ से यहाँ तक इस अर्धगोले की ऊंचाई भी 1.4। तो 5 में से 1.4 इधर निकल गया, 1.4 उधर निकल गया। तो पीछे कितना बचा है, पीछे कितना बचेगा, 5 में से 1.4 जाएगा तो 3.6 और फिर 1.4 और जाएगा तो पीछे बचेगा 2.2। यानी ये अपने पास जो बेलनाकार भाग है इसके यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो कितनी रहेगी, 2.2 सेंटीमीटर। अब ये आड़ा पड़ा है तो लंबाई है, इसको खड़ा कर देंगे तो ये इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई। यानी बेलन की ऊंचाई आ गई अपने पास 2.2 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की जो टोटल लंबाई थी वो 5 सेंटीमीटर थी, तो बेलन की लंबाई आ गई 2.2 सेंटीमीटर।
बेलन की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होगी, तो जो बेलन की ऊंचाई है वो 2.2 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि व्यास में दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। अगर यहां से हम इन दोनों अर्धगोले और एक बेलन का आयतन निकालते हैं तो एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। अपने पास गुलाब जामुन कितने हैं? 45। तो 45 के साथ में गुणा करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। फिर कहा है कि प्रत्येक गुलाब जामुन के अंदर उसके आयतन की 30% चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुनों का अगर हम 30% निकालेंगे तो वो उसके अंदर चाशनी की मात्रा आ जाएगी। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो हमें एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, 45 के साथ में गुणा करना है और फिर उसका 30% ज्ञात करना है। माप दे रखी है वो लिख लेते हैं। जो वृत्ताकार भाग है उसका व्यास कितना है? वृत्ताकार भाग का व्यास वो दे रखा है अपने पास 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है तो वहां पर तो त्रिज्या की जरूरत है, लेकिन बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो h का मान भी चाहिए। तो बेलन की ऊंचाई, तो पहले गुलाब जामुन की लंबाई लिख लेते हैं। क्या आपने कभी गुलाब जामुन खाते समय उसकी लंबाई मापी है? गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो अगली बार अगर गुलाब जामुन खाने बैठे तो वहां पर स्केल साथ में लेके जाएं ताकि आप उसकी लंबाई माप सके। गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। पूछा है कि बेलन की ऊंचाई यहां से ज्ञात करेंगे तो कितना होगा। तो बेलन की अगर ऊंचाई की बात करें, अब और कोई दूसरी ऊंचाई ज्ञात नहीं करनी है तो इसको स्मॉल एच लिख लेते हैं। 5 में से 1.4 उधर ऊंचाई घटा दी, 1.4 इधर ऊंचाई घटा दी, तो h बराबर आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये अपने पास बेलन की क्या आ गई है? ऊंचाई। h का मान आ गया है, r का मान आ गया है, तो गुलाब जामुन का आयतन निकाल सकते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन और दो अर्धगोलों के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और दो अर्धगोले हैं तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन लेने जाएं, पाई आर स्क्वायर दोनों के अंदर है, कॉमन ले सकते हैं। इधर बचेगा h, इधर बचाएगा 4/3 आर। वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू रखने को नहीं कहा है तो 22/7। आर का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1.4, 1.4 गुणा 1.4 ब्रैकेट h प्लस 4/3 आर। तो h की जगह कितना आ जाएगा? 2.2 प्लस 4/3, आर की जगह आ जाएगा 1.4। पॉइंट हटाएं, 10 आ जाएगा, इधर भी पॉइंट हटाएं, 10 आ जाएगा। 7 से काटें, 2 बार कटेगा। अब देखें तो संख्या नीचे कट रही है 2 से, लेकिन ट्राई करना है कि नीचे अगर 10 के गुणा वाली संख्या है तो ऐसे ही रखें। अगर ऊपर कहीं पर 5 होता तो और हम काटने की कोशिश करते ताकि 10 पूरा चला जाता। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो बटे में 5 आएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी उल्टा। इसको एज इट इज रखते हैं। 22 इंटू 2 44 इंटू 14, ये आ गया 44, और गुणा में कितना है? 14, बटे में कितना आ जाएगा? 100। 10 इंटू 10 100 आ गया,
22 2 44 गुणा में आ गया 14। ब्रैकेट में पीछे कितना है 2.2 प्लस 4 का गुणा 1.4 के साथ, तो 14 चौक 56 यानी 5.6 बटे में 3। आगे सॉल्व करते हैं। 44 इंटू 14 यह आ जाएगा 616, यानी इनका गुणा करें तो कितना आ जाएगा 616 बटे में कितना है 100 है, गुणा 2.2 प्लस 5.6 बटे 3। अगर यहाँ पर 5.6 में 3 का भाग दें, अब 3 का भाग भी दे सकते हैं और चाहें कि इसको एलसीएम लेकर हल करना है तो एलसीएम लेकर हल भी कर सकते हैं। अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 5.6 में 3 का, तो 2.2 प्लस लिख देना है 2.2 प्लस 5.6 बटे में कितना है 3। 14 चौक 56 बटे में आ गया 3। यानी यहाँ से तो ये अपने पास कितना आएगा 416 बटे 100 गुणा, अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3, 1 का भाग दिया 3 बार, 3 का गुणा किया तो 22 या 66 यानी 6.6, ये रहेगा 5.6, यानी ये आ गया 616 बटे 100 गुणा 5.6 और 6.6 को ऐड करें तो ये आ जाएगा अपने पास 7.2 12.2 12.2 बटे में आएगा 3। 12.2 में 3 का भाग दें, क्योंकि कुछ भी संख्या यहाँ पर नहीं घटेगी, तो 12.2 में अगर 3 का भाग देते हैं, अगर 3 का भाग नहीं देते आप एज इट इज रखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि आगे हमें इसका 45 के साथ में गुणा भी करना है। तो इसको हमने रख दिया 300, 100 इंटू 3 300 कर दिया और 616 का गुणा किया 12.2 के साथ, 616 का गुणा 122 के साथ, तो ये आ जाएगा 12 3 1232 2321, ये आ जाएगा 616। ऐड करते हैं जो आ जाएगा, ये आएगा 5 11 हासिल आ जाएगी 1 2 4 5 75 152, ऊपर आ जाएगा 75 152। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 0 आ आएगा, तो आप चाहे तो यहाँ पर 3000 भी कर सकते हैं। पीछे लिख देना है सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास क्या आया है, ये अपने पास एक गुलाब जामुन का आयतन आया है। हमने क्या किया, बेलन का आयतन और 2 अर्धगोलों का आयतन जोड़ दिया, तो अपने पास कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है 75 152 बटे 300। अब देखें तो 5 और 2 7 1 8 5 13 13 7 20, यहाँ पर 3 का भाग नहीं जाएगा तो काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे अपने पास 45 भी आएगा 30% भी आएगा, तो नीचे वाली संख्या है वो आराम से कट जाएगी। जो दोनों संख्या है वो 3 के गुणा वाली है तो कट जाएगी, बेवजह यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी एक गुलाब जामुन का अपने पास आयतन इतना आया है, लिख देना है एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आया 75 152 बटे 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अपने पास कितने गुलाब जामुन है 45, तो हमें 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 75 152 का 45 के साथ में गुणा हो जाएगा,
अगर 75, 152 और 45 का गुणा करें, वैसे चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको ऐसा ही रखना है। 75, 152 का गुणा 45 के साथ, 75, 152 गुणा 45, तो ये आ जाएगा 10, 25 और 1 26, पावर आ जाएगी 2, 5 कम 5 2 7, 25 का 5 पावर 2, 5 तो 35, 2 37, 4 इंटू नी 8, 4 पंजे 20 का 0 पावर 2, 4 एकम 4 2 6, 4 पंजे 20 0 पावर 2, 4 सते 28, 28 और 2 30, यानी आएगा 0, 14 का 4, 7 और 1 8, 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 8, 3 3, यानी आएगा 33, 81, 840 बटे में 3000 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो यहाँ 0 से 0 ये तो काट ही सकते हैं, 0 से 0 यहाँ पर काट सकते हैं। तो ये आया अपने पास 33, 81, 84 बटे में 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 45 गुलाब जामुनों का आयतन इतना आया है। अब कहा है कि प्रत्येक जो गुलाब जामुन है उसमें उसके आयतन की 30% चाशनी होती है, यानी ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन है, ये पूरा आयतन आया है। अब इसका जो 30% भाग है वो चाशनी है, यानी हमें इसका 30% निकालना है। इसका कितने परसेंट निकालना है? 30%। गुलाब जामुनों में अब प्रत्येक गुलाब जामुन के आयतन का 30% चाशनी होती है, तो जो सारे गुलाब जामुन होंगे उनके भी आयतन की 30% क्या होगी? चाशनी। तो गुलाब जामुनों के आयतन की 30% भाग गुलाब जामुनों के आयतन का 30% भाग चाशनी है। अतः चाशनी की मात्रा चाशनी की मात्रा अतः चाशनी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? 33, 81, 84 बटे 300 का 30%। इसका 30% क्या है? चाशनी है। तो हो जाएगा 33, 81, 84 बटे 300, 30%, तो 30% का बटे में आ जाएगा 100। अब चाहे तो 3 से काट सकते हैं, 3 से काटा 10 बार, ये कटा 100 बार, एक जीरो से एक जीरो इधर गया, तो ये आ गया 33, 81, 84 बटे में 1 2 और 3 जीरो, 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो ये आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ जाएगा 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन। यानी किस प्रकार से हल करना था कि गुलाब जामुन दिया हुआ था, पहले हमें उस गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना था। गुलाब जामुन दिया था, उसका आयतन ज्ञात करना था। तो गुलाब जामुन अपने पास बेलन के आकार का था, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे थे, तो हमने बेलन का आयतन और 2 अर्धगोलों का आयतन जोड़ दिया, तो वो आयतन अपने पास आया 75, 152 बटे 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया था अपने पास एक गुलाब जामुन का आयतन। अपने पास गुलाब जामुन कितने हैं? 45, तो हमने 45 का आयतन निकाल दिया। और फिर कहा है कि उनमें आयतन का 30% भाग चाशनी होती है, तो फिर इसका हमने 30% निकाला, तो आया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अलग तरीके से कैसे हल कर सकते हैं कि कहा है कि एक गुलाब जामुन की 30% चाशनी होती है,
तो हमने 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाला और फिर उसकी 30% चाशनी निकाली है। आप इसका उल्टा ऐसे कर सकते हैं कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल दें, फिर एक गुलाब जामुन के आयतन की 30% चाशनी बोली है तो उस गुलाब जामुन के आयतन का 30% पहले निकाल दें, और फिर 45 गुलाब जामुन है तो 30% निकालने पर जो मात्रा आती है उसका क्या करना है, 45 के साथ में गुणा कर देना है, तो भी वैल्यू वो इतनी की इतनी आएगी, दोनों के अंदर बिल्कुल भी फर्क नहीं रहेगा। वैसे ये सवाल एग्जाम के अंदर साइड ही है, क्योंकि अपने जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर यहाँ से छोटे क्वेश्चन ही बन रहे हैं, तो इस प्रकार की कैलकुलेशन और लेंथी सवाल नहीं आएगा, तो यहाँ से इसके बारे में ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये पूरा सवाल तो शायद एग्जाम के अंदर ना आए, लेकिन इसके टुकड़े आ सकते हैं। जैसे घनाभ की विमाएं दे रखी है तो घनाभ का आयतन निकालने को बोल सकता है, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सभी का गुणा कर देना है। फिर देखना अंदर जो गड्ढे हैं वो शंकु के आकार के हैं, तो उसकी त्रिज्या दे रखी है, गहराई दे रखी है, तो शंकु का आयतन निकालने को बोल सकता है। तो अपने पास यहाँ से दो छोटे सवाल बन रहे हैं। पूरा सवाल तो 1 नंबर के अंदर मुश्किल से ही आएगा, लेकिन यहाँ से दो छोटे सवाल बन रहे हैं वो जरूर आ सकते हैं। तो यहाँ से जो माप दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर घनाभ की विमा है, घनाभ की विमा यानी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई यानी H। जो विमा होती है वो L इंटू बी इंटू एच के रूप में दी होती है। तो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गई घनाभ की बात। अंदर शंकु के आकार के गड्ढे बने हैं तो शंकु की त्रिज्या भी दे रखी है। शंकु की त्रिज्या वो दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई दे रखी है। अब शंकु की गहराई कहे या शंकु की ऊंचाई कहे वो बराबर रहेगी, गहराई है वही ऊंचाई का काम करती है, ये ध्यान रखना। तो लिखना है शंकु की गहराई यानी ऊंचाई, शंकु की गहराई, गहराई है वो ऊंचाई ही रहेगी, जिसे हम किससे दिखाते हैं, एच से। एच कितने दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर। बोला है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले अपने पास जो लकड़ी थी वो ठोस के रूप में थी, घनाभ था। जैसे ही उसके अंदर से गड्ढे बनाए, तो गड्ढे बनाएंगे तो जो शंकु के आकार के गड्ढे बने वहां से जो लकड़ी निकलेगी वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो अंदर जो आयतन है वो क्या हो गया है, कम। हमने कहा था जब कोई अपने पास ठोस होता है वहां पर अगर हम कुछ गड्ढा बनाते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन आयतन के अंदर कमी होती है। तो वहां पर अपने पास आयतन है वो कम हुआ है, किसके बराबर कम हुआ है, 4 शंकु के गड्ढे बनाए हैं तो 4 शंकु के बराबर वहां आयतन कम हो गया है। तो यहां पर कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। कलमदान में लकड़ी का आयतन, पहले अपने पास एक ठोस था, वो ठोस घनाभ के आकार का था, तो घनाभ का आयतन वहां से 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने तो जो गड्ढे के अंदर लकड़ी होगी वो तो बाहर आ जाएगी, यानी 4 शंकुओं के बराबर आयतन है वो बाहर आ गया है। तो माइनस में आ जाएगा 4 शंकुओं का आयतन। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। अब देखना H का मान दोनों जगह अलग अलग लेना पड़ेगा। इसको आप चाहे तो कैपिटल H लिखिए, मान ज्यादा है इसको कैपिटल H लिख देते हैं। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू कैपिटल H।
क्योंकि दोनों के लिए h का मान अलग अलग है, उसको कैपिटल लिखा है, इसको स्मॉल लिखा है, तो ये आ जाएगा L इंटू बी इंटू कैपिटल H। आप चाहे तो इसे स्मॉल लिखें, इसे कैपिटल लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल दिखाने का तरीका अलग है, लेकिन जो मान है वो ऑलरेडी अलग अलग ही लिख रहे हैं। तो आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 गुणा शंकुओं का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और h है वो स्मॉल है, तो आ गया स्मॉल। L का मान कितना है 15, B का मान 10, H का मान कैपिटल 3.5 माइनस क्या आ जाएगा 4/3, पाई का मान रखने को नहीं कहा है, 22/7 आएगा। R का स्क्वायर है, त्रिज्या है 0.5, तो 0.5 गुणा 0.5 और स्मॉल h कितना दिया हुआ है 1.4। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो 35 और 15 का गुणा करना है, 35 इंटू 15 ये हो जाएगा, गुणा कर ही देते हैं, 25 का 5 और 2, 15 2 17, 5 3, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, ये आएगा 425। आएगा 525, माफ कीजिएगा 525। आ गया 525 माइनस, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 10, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा 10। 7 से काटें ये कटेगा 2 बार, अब 2 से काटें ये कटेगा 5 बार, ये 5 से काटेंगे कट जाएगा, अब ये 5 से काटेगा 2 बार कटेगा, ये 2 से हमने काट दिया 2 बार, 2 से चाहे तो इसे भी काट देते हैं, कितनी बार 5 बार, तो ऊपर बचा अपने पास 22 और बटे में आ गया अपने पास 15। एक बार वापस कैलकुलेशन जरूर चेक कीजिएगा किस प्रकार से कटा है ये। जैसे 7 से हमने 14 को काटा है 2 बार, 2 से 10 को काटा 5 बार, 5 से 5 को काट दिया, फिर 5 से 10 को काटा 2 बार, 2 से 4 को काटा 2 बार, 2 से 10 को काट दिया 5 बार, यानी ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 22 है और बटे में 3 इंटू 5 यानी 22/15। ऊपर कुछ भी नहीं बचा, केवल 22 रहा है और बटे में आ जाएगा 3 पंजे 15, तो 525 माइनस 22/15, तो 22 इंटू 15 करते हैं, क्या जाएगा 22 में 15 का भाग देना है, एक बार जाएगा, 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 15 चौक 60, 10 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 आ जाएगा, 15 छिंग 90, आगे की ओर चलता रहेगा, यानी 6 6 6, तो इसको हम 4 7 भी लिख सकते हैं, 1.47, ये यहाँ से घटा देना है, घटाएंगे तो ये आएगा 523.53, आयतन है और माप है वो सेंटीमीटर में थी, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास आएगा पूरे कलमदान के अंदर लकड़ी का आयतन, वो आया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। लेट मी चेक क्या उत्तर एकदम करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आंसर है वो एकदम करेक्ट है, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा कलमदान में लकड़ी का आयतन। हमने कहा अपने पास एक घनाभाकार लकड़ी का एक ठोस था
जिसके अंदर 4 शंकु के आकार के गड्ढे बनाए। तो जैसे ही गड्ढे बनाते तो पीछे अपने पास जो ठोस के अंदर लकड़ी है वो कितनी है। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करना था, तो हमने पूरे कलमदान का पहले आयतन ज्ञात कर लिया, यानी पूरा अपने पास घनाभ का आयतन आ गया। फिर 4 शंकु के आकार के गड्ढे बनाए, तो जो शंकु के आकार के गड्ढे बनाएंगे वहां पर जो लकड़ी होगी वो बाहर आ जाएगी, तो हमने 4 शंकु के बराबर आयतन वहां से निकाल दिया। तो घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन घटाया तो अपने पास आया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी अपने पास एक उल्टा रखा एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक ये कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपर से ये जो वृत्ताकार भाग है वो खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितना है ये 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरा है वो हमने क्या कर दिया पानी से भर दिया है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर हम कुछ शीशे की गोलियां डाल रहे हैं, मतलब अंदर कंचे डाल रहे हैं। अब ये पूरा पानी से भरा हुआ है, यानी जितनी इसकी धारिता थी उतना ये धारण कर चुका है, जितना इसके अंदर पानी आ सकता था उतना इसके अंदर पानी आ गया है, इसके आयतन के बराबर इसके अंदर पानी है। अब जैसे ही इसके अंदर कुछ डालेंगे तो जितना आयतन अंदर जाएगा उतना ही आयतन क्या आएगा बाहर आ जाएगा, जितना आयतन अंदर जाएगा उतना आयतन बाहर आ जाएगा, क्योंकि इतनी इसकी जितनी क्षमता थी उतना ये भरा हुआ है। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ डालेंगे तो कहाँ आएगा बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम शीशे की कुछ गोलियां डाल रहे हैं, मतलब कंचे डाल रहे हैं जो अपने पास एक गोले के आकार के हैं और उसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम उसके अंदर शीशे की गोलियां डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। तो जितना आयतन अंदर जा रहा है उतना का उतना आयतन बाहर आएगा। जो टोटल पानी था उसका 1/4 भाग बाहर आ रहा है, यानी शंकु का 1/4 भाग बाहर आ रहा है, यानी शंकु के आयतन का चौथा भाग, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का चौथा भाग, यानी 1/4, यानी 1/12 पाई आर स्क्वायर एच वो कहाँ आ रहा है बाहर। तो जितना आयतन अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो अंदर जो आयतन जा रहा है वो गोले के रूप में है, तो अंदर कितने गोले जा रहे हैं वो हमें पता करना है। हम कहते हैं कि अंदर जाने वाले गोले कितने हैं n, यानी n शीशे की गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा जितना आयतन बाहर आ रहा है, यानी शंकु के आयतन का चौथा भाग, यानी वहां से हमें n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपने पास ये सवाल तो शायद ही आए, लेकिन हमें ध्यान रखना है जब भी अपने पास कोई टोटल आयतन दिया जाता है और उसके अंदर से हमें किसी एक भाग को निकालना होता है, जैसे दीवार है वो हम ईंटों से बनाते हैं, तो अगर मैं दीवार का आयतन दे रखा है, बोला है कि दीवार है वो घनाभ के आकार की है, उसके अंदर ईंटें लगी हुई हैं और पूछा जाए कि ईंटों की संख्या निकालनी है, तो पहले हमें दीवार का पूरा आयतन निकाल देना है, फिर उसके अंदर क्या चीज काम में ली है ईंट काम में ली है, तो एक ईंट के आयतन का भाग देना है। तो ईंट का आयतन किसके अंदर भाग जाएगा पूरी दीवार के अंदर, तो अपने पास ईंटों की संख्या आएगी। यानी टोटल आयतन में अगर एक के आयतन का भाग देते हैं तो हमेशा अपने पास संख्या आती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो माप दे रखी है पहले तो वो लिख देते हैं। अपने पास शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या अब त्रिज्या दो जगह है, एक शंकु के अंदर है और एक गोले के अंदर है। ये त्रिज्या बड़ी है, कैपिटल लिख सकते हैं, आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है कि अंदर क्या डाल रहे हैं शीशे की गोली जो गोले के आकार की है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गोले की त्रिज्या, उसको हम लिखते हैं स्मॉल आर। तो त्रिज्या छोटी है, कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि n शीशे की गोलियों का आयतन अंदर गया और शंकु के आयतन का चौथा भाग बाहर आ गया, तो अंदर जाने वाला आयतन
बाहर आने वाला आयतन, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो लिख सकते हैं माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां वो हमने मान ली कितनी? n। तो n शीशे की गोलियों का आयतन कहे n शीशे की गोलियों का आयतन, यानी अंदर डाला गया आयतन, अंदर डाला गया आयतन बाहर निकलने वाले आयतन के बराबर होगा। तो बाहर क्या आया है? 1/4 गुणा शंकु का आयतन, यानी शंकु के आयतन का चौथा भाग बाहर आया है। तो n शीशे की गोलियों का आयतन ये तो अंदर गया है, और 1/4 इंटू शंकु का आयतन यानी शंकु का चौथा भाग ये बाहर आया है। तो जितना आयतन अंदर जाएगा उतना आयतन ही बाहर आएगा, क्योंकि ये जो शंकु है वो पहले से ही भरा हुआ है। तो ये अंदर डाला गया आयतन, ये बाहर निकलने वाला आयतन। अब शीशे की गोली है वो गोले के आकार की है, तो n इंटू गोले का आयतन, तो ये हो जाएगा n गुना शीशे की गोली है, तो एक शीशे की गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब ये गोले के लिए है, तो गोले के लिए त्रिज्या छोटी है तो स्मॉल r लिखा है, बराबर में आ जाएगा 1/4 गुणा शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई। अब शंकु के लिए r है वो कैसा है? कैपिटल है, तो आ जाएगा कैपिटल इस r का स्क्वायर और साथ में h। देखे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां से 3 से 3 भी कट गया। यहाँ पर 4 भाग में है, 4 गुणा में है, यानी दोनों को एक तरफ ला सकते हैं। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो वैसे भी सारे ये जो मान है वो हमें इधर ही लाने हैं, तो उधर अपने पास केवल n रखना है। तो इधर बचा क्या है? n गुणा 4 r क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? ये अपने पास ऊपर कितना बचा? r स्क्वायर h बटे में क्या है अपने पास? 4 है। तो ये दोनों गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो n बराबर आ जाएगा r स्क्वायर h बटे में 4, इधर आएगा तो 4 और 4 16, और ये हो जाएगा स्मॉल r का क्यूब। ये कैपिटल R है, स्मॉल r है, कटने नहीं वाला। कैपिटल R का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुणा h का मान है 8 बटे में 16 इंटू r का क्यूब यानी स्मॉल r का क्यूब लिखना है 0.5 का क्यूब। तो n बराबर आ जाएगा, ये तो सिंपली कट रहा है, 8 दूनी 16, ऊपर बचा 5 का स्क्वायर 25 बटे में 2 इंटू 0.5 का क्यूब है, यानी 0.5 0.5 0.5, यानी 5 गुणा 5 25, 25 पंजे 125, 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो आएगा 0.125, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएंगे 3 0, यानी n बराबर आ गया अपने पास 25 गुणा 1000 बटे में 2 इंटू 125, 25 से काटेंगे 5 बार, तो n बराबर आ जाएगा 1000 बटे 2 इंटू 5 10, 10 का भाग देंगे तो ये 0 से 0 गया, आ गया 100। n क्या था? बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां, तो यहाँ पर लिख सकते हैं शीशे की गोलियां कितनी आ जाएगी? 100। यानी अंदर हम जो कंचे डाल रहे हैं वो कंचे कितने हो जाएंगे? 100। किस प्रकार से हल किया हमने? हमने कहा कि अंदर हम गोलियां कितनी डाल रहे हैं? n डाल रहे हैं,
और अंदर जो गोली जा रही है वो गोले के आकार की है, यानी अंदर गई अपने पास n शीशे की गोलियां, बाहर क्या आया, शंकु का चौथा भाग। तो ये अंदर डाला गया आयतन, ये बाहर आने वाला आयतन, दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर शीशे की गोली है वो गोले के आकार की है, तो आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। n शीशे की गोलियां हैं तो n के साथ में गुना हो गया। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और उसका चौथा भाग बाहर आया है, यानी 1/4। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर बचा n गुणा 4 आर क्यूब बराबर, यहाँ पर बचा आर स्क्वायर h बटे में 4। n उधर रखा, इनको इधर लाया, कैलकुलेट किया, अपने पास n बराबर आ गया 100। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये चीज समझ में आ गई यहां से यहां तक ये वाला, तो आप सब कुछ हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला अन्य बेलन आरोपित है, लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, पाई बराबर 3.14 लेना है। यानी अपने पास एक बेलन है नीचे और उसके ऊपर एक छोटा बेलन रखा है। तो जैसे ही बड़े बेलन के ऊपर छोटा बेलन रखते हैं तो वो अपने पास एक पिलर के रूप में आता है, वो एक स्तंभ बनता है, और वो जो स्तंभ है वो लोहे से बना है। तो अब की बार हमें उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हम तो आयतन ही निकालते हैं, द्रव्यमान कैसे आ जाएगा? तो उसके लिए संबंध दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 8 ग्राम के बराबर होता है। तो अपने जितना भी आयतन आएगा उसका हाथ के साथ में क्या कर देना है, गुणा। अब इस जो स्तंभ है इस पर देखेंगे आयतन कितना आ रहा है। तो नीचे बड़ा बेलन है, ऊपर छोटा बेलन है, तो बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अपने पास इस पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा। अब दोनों की माप इंपॉर्टेंट है। जो बड़ा बेलन है उसके लिए h का मान है 220, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल H। ये अपने पास क्या हो जाएगा, कैपिटल H। और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ये जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। इस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, यानी एक और बेलन रखा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60। तो इसको हमने लिख दिया स्मॉल h, इसको लिख सकते हैं कैपिटल R। और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो ये बेलन रखा है इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, यानी स्मॉल r हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो दोनों का अगर हम आयतन जोड़ते तो पूरे स्तंभ का आयतन आ जाएगा। फिर जो आयतन आएगा उसका 8 के साथ में गुणा करना है, तो ग्राम के अंदर अपने पास द्रव्यमान आ जाएगा। सारी माप अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल H लिखी है, आ जाएगी 220 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल सकते हैं। व्यास 24 था, त्रिज्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब छोटे बेलन की बारी। छोटे बेलन की ऊंचाई, अब छोटा बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल h, वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो छोटे बेलन की क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो छोटे बेलन की त्रिज्या आ जाएगी स्मॉल r, वो लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। स्तंभ का आयतन निकाल सकते हैं। तो स्तंभ के अंदर क्या है, एक बड़ा बेलन है और एक छोटा बेलन है, दोनों के आयतन जोड़ देने हैं। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, तो दोनों के लिए पाई आर स्क्वायर ही एच ही होगा। लेकिन आर और एच के जो मान हैं वो दोनों के लिए अलग लिखे जाएंगे। बड़े बेलन की बात कर रहे हैं तो आर भी कैपिटल, एच भी कैपिटल। स्मॉल की बात करें तो इसके लिए आर भी स्मॉल, एच भी स्मॉल।
पाई का मान 3.14 लेना है, तो पाई यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, आएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14, कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 इंटू कैपिटल एच का मान 220 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 गुना स्मॉल एच मतलब आ जाएगा 60। तो ये आया अपने पास 3.14, 144 गुणा 220, 144 का गुणा 20 के साथ कर देते हैं, 20 के साथ नहीं 22 के साथ, तो ये आ जाएगा 2882, ये आ गया 8, 16 6 हासिल 1, 8 3 11, आएगा 3168। गुणा करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 3168, पीछे आ जाएगा 0 प्लस 64 और 60 का गुणा करना है, 24 पावर 2, 36 और 2 38, यानी ये आ जाएगा 38 40, 3.14 गुणा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 31,680 प्लस 3840, यह आ गया 0, 12 का 2 हासिल 1, 7 8 15 का 5 हासिल 1, 3 2 5, आएगा 35,520, 35,520। अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, 0 से 0 गया, गुणा करना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा अपने पास 3552 का गुणा 314 के साथ, 3552 गुणा में 314, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 पावर 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 पावर 2, 4 दिया 12, 2 14, यह आ जाएगा 2 5 5 3, यह आएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 3 तिया 9 और 1 10, यानी ये आ गया अपने पास 8, आ गया 2, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2 3 5 6 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1, यानी गुणा करने पर हमें मिला है 1115328, बटे में कितना है 10, यानी एक संख्या छोड़कर आ जाएगा पॉइंट 1115328, सारी माप है वो किस में है सेंटीमीटर में, तो ये आया अपने पास सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो स्तंभ है स्तंभ का अपने पास जो आयतन आया वो कितना आया, वो आया है अपने पास 11 15 32.8 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है घात आ जाएगी 3। अब ये तो अपने पास आयतन आया है सेंटीमीटर क्यूब में, आगे कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो 8 ग्राम के बराबर होता है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान
कितना होता है, 8 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होता है, 8 ग्राम। तो अपने पास टोटल जो आयतन आया है सेंटीमीटर क्यूब में वो आया है 11, 15, 32.8। तो लिख देना है 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। तो 8 के साथ में क्या हो जाएगा इसका गुणा, तो लिखेंगे 11, 15, 32.8 गुणा 8। 8 के साथ में इसका गुणा कर देना है। अगर 8 के साथ में गुणा करें तो ये हो जाएगा 11, 15, 32, 8 गुणा में 8। 8 गुणा 8, 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22 का 2 हासिल 2, 8 या 24, 2 26 का 6 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42 का हासिल आ जाएगी 4, 8 एकम 8, 4 12 का 2 हासिल 1, 8 एकम 8, 9, 8 एकम 8, यानी 892 पॉइंट कुछ ऊपर आएगा। गुणा करते हैं, अपने पास ये आ गया 892 2 6 2 4। अब एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट। अब ये आ गया है ग्राम के अंदर, किस में आया है ग्राम में। अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है वो 3 संख्या आगे बढ़ जाएगा, तो 1 2 3, 892 के बाद में क्या आ जाएगा तो 892.2624। अब ये आ जाएगा किलोग्राम में। यानी जो लोहे का स्तंभ है उसका जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा 892.2624। अब इस प्रकार की कैलकुलेशन एग्जाम के अंदर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का सवाल ही आने वाला है, लेकिन इसके छोटे टुकड़े आ सकते हैं। जैसे बड़ा बेलन था, इसकी माप दे रखी थी, इसका आयतन पूछ सकते हैं। छोटे बेलन की माप दे रखी थी, वो भी निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है, उसका आयतन पूछे तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसका द्रव्यमान निकालने को कहे तो गुणा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये छोटे छोटे सवाल हैं वो अक्सर बन जाएंगे 1-1 नंबर के अंदर, लेकिन ये पूरा सवाल है वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से छोटा सवाल ही आने वाला है। 1 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये पूरा सवाल हमें तैयार नहीं करना है, इसके छोटे छोटे भाग हैं वो पढ़ने हैं। पूरा सवाल एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और फिर इसको पढ़िए। जैसे बड़े बेलन का आयतन, फिर छोटे बेलन का आयतन, फिर पूछा जा सकता है कि आयतन में अंतर कितना आ रहा है, वो भी निकाल सकते हैं। आयतन दिया हुआ है, वहां से कोई भुजा की माप निकालनी है, जैसे ऊंचाई निकालनी है, निकाल सकते हैं। आयतन दिया है, फिर त्रिज्या निकालने को कह सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूरा सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगला सवाल अपने पास, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब कहा है कि अपने पास एक ऊंचाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, ये शंकु है, और इसकी त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है, और वो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर ही आरोपित है। तो शंकु की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर, यानी एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली फिट आ रहे हैं। तो नीचे अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु रखा है। अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 120। तो ये जो पूरा ठोस बनेगा इसकी ऊंचाई लिखें तो यहां से यहां तक 120, तो ये, और फिर ये क्या है अर्धगोले की ऊंचाई यानी त्रिज्या, तो यहां से यहां तक पूरा हो जाएगा 180। ये जो ठोस है वो पानी से भरे एक लंबवर्तीय शंकु में डाल रहे हैं, यानी ये ठोस था जिसके अंदर अर्धगोलाकार शंकु था, इसको हमने उठाकर कहाँ रख दिया है बेलन में, और कहा है उस बेलन की जो त्रिज्या है वो भी 60 सेंटीमीटर है, यानी जो ठोस अंदर डाल रहे हैं वो उस बेलन की बिल्कुल दीवारों के टच होगा।
और जो तली है उसको भी बिल्कुल स्पर्श करेगा, कहीं बीच में नहीं अटकेगा, बिल्कुल कहाँ जाएगा, तली में। और जो बेलन है उसकी भी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर। यानी जो ठोस था उसकी भी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई भी 180 सेंटीमीटर है। यानी दोनों हैं वो एकदम बराबर हैं। यानी दूर से देखेंगे तो आपको वो ठोस है उस बेलन के बाहर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बिल्कुल उसके अंदर फिट आ रहा है और उसकी तली को भी स्पर्श कर रहा है। उसके अंदर भी नहीं होगा, उसके बिल्कुल दीवारों के फिट आएगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं भी क्या है, बराबर है। तो जैसे ही ये पानी से भरे लंबवर्तीय बेलन में ठोस को डालेंगे तो जैसे ही आयतन अंदर जाएगा, अंदर वाला आयतन का आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि जो बेलन है वो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो जितना अंदर आयतन जा रहा है उतना ही आयतन का आ रहा है, बाहर आ रहा है। बोला है कि इसके अंदर शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। अब जैसे ही ये अपने पास अंदर ये ठोस गया, तो जैसे ही ठोस अंदर जाएगा तो अंदर वाला पानी बाहर आएगा, लेकिन ये जो किनारे हैं यहाँ पर अभी भी पानी रहेगा। यहाँ पर पानी होगा, यहाँ पर पानी होगा, यहाँ पर पानी होगा और यहाँ पर पानी होगा। तो हमें ये शेष पानी ज्ञात करना है। तो जो बेलन का आयतन था, यानी बेलन के आयतन के बराबर अंदर पानी था, तो पूरा पानी तो बाहर नहीं आया। अंदर जो पानी था उसका कितना भाग बाहर आया है, ठोस के आयतन के बराबर। तो अंदर केवल ठोस का आयतन गया है, तो जो ठोस का आयतन वो पूरे बेलन के आयतन के बराबर नहीं है। दोनों के आयतन के अंदर जो गैप आ रहा है वही अंदर पानी की मात्रा है। यानी बेलन के आयतन में से अगर मैं ये ठोस का आयतन घटा दूं तो पीछे जो भाग बचेगा वो शेष बचे हुए पानी की मात्रा होगी। पूरा बेलन पानी से भरा है, अंदर ठोस डाल दिया, अंदर पानी फिर भी रहेगा, तो वो पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो पूरे बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा दो, पीछे जो मात्रा बचेगी वो अपने पास पानी की मात्रा रहेगी। तो हमें इस बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटाना है। माप दे रखी है, एक शंकु है, एक अर्धगोला है। तो पहले ठोस की बात कर लेते हैं। अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या। पहले ठोस की बात करें तो अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या अपने पास r बराबर है 60 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई h बराबर है 120 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन ज्ञात कर सकते हैं पहले। ठोस का आयतन, अब ठोस में क्या सम्मिलित है, एक तो अर्धगोला है और एक शंकु है, तो दोनों के आयतन जोड़ देने हैं। तो हो जाएगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन की बात करें तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन बोले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 2r, यहाँ पर बचेगा केवल h। वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/3, पाई का मान कुछ रखने को नहीं कहा है, तो 22/7। r का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60, 2r यानी 2 इंटू 60 प्लस h का मान है 120। यानी ये अपने पास 3 से काटेंगे 20 बार, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 2, 44 इंटू 6, 6 चौक 24 का 4, 2, 6 चौक 24 और 2 26, 264, 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो, 26,400/7 गुणा में 60 इंटू 2 120, 120 प्लस 120 240 गुणा कर दें तो 264 का गुणा 24 के साथ, 264 गुणा 24, 16 का 86 लेख, 24 और 1 5 25,
2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ जाएगा 8, 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आएगा 6, 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 और 1 6, यानी आएगा 63, 36, 2 जीरो और 1 जीरो आ जाएंगे 3 जीरो बटे में 7, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वो आयतन है जिसके अंदर अर्धगोला और शंकु सम्मिलित है, यानी ये पूरे ठोस का आयतन आ गया है। हमें ये वाला आयतन है इस बेलन के आयतन में से घटाना है, क्योंकि इस ठोस को हम इस बेलन के अंदर रख रहे हैं, तो जो इस ठोस के आयतन के बराबर ही पानी बाहर आएगा, अंदर कुछ पानी बचेगा, तो वो पानी कितना होगा, बेलन और इस ठोस के आयतन के अंदर जो अंतर होगा उसके बराबर। तो अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के लिए माप दे रखी है, बेलन की त्रिज्या उसको भी स्मॉल आर लिख सकते हैं क्योंकि वो भी उनके बराबर है, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, लेकिन बेलन की ऊंचाई है वो अलग है, तो बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच लिखते हैं। कैपिटल एच बराबर कितना है, 180 सेंटीमीटर। तो यहां से हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, 3.14 तो नहीं रखने को कहा, यानी बेलन का आयतन आ जाएगा पाई की जगह 22/7 आर का स्क्वायर, यानी 60 इंटू 60, एच की जगह कितना लिखना है, 180, सबका गुणा ही करना पड़ेगा, 22 इंटू 36 इंटू 18, तो 22 इंटू 36 कर लेते हैं पहले, यह आ जाएगा 72, 72, 297, 792, 792 का गुणा 18 के साथ, 8 दूनी 16, 6, 72, 73 का 3 हासिल 7, तो 56, 56, 7, 63 गुणा 297, यह आ गया 6, यह आ गया 5, 12 पावर 1, 7, 7, 14, 14, 25, 6, ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 14, 25, 6, 1, 2, 3, 3 जीरो आ जाएंगे और बटे में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर वाले सभी का गुणा किया, अपने पास आया 14, 25, 60, डबल जीरो और बटे में 7 था, तो बटे में क्या रहेगा 7। यह आ गया है बेलन का आयतन। हमें शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे शेष पानी का आयतन। अगर शेष पानी के आयतन की बात करें, तो अगर हम बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा दें, क्या करना है, बेलन का आयतन लेना है और उस बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन घटा देना है। बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, बेलन का आयतन है अपने पास 14, 25, 6000 बटे में 7, और जो ठोस है उसका आयतन है अपने पास 63, 36, 30, 63, 36, 30 बटे में 7। एलसीएम लेंगे तो 7 ही आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी, 14, 25, 6000 माइनस 63, 36, 3, घटा कर देख लेते हैं। अगर घटाए, जीरो में से जीरो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये घटाएंगे तो ये भी जीरो, 5 में से 3 गया 2, ये 12 में से 3 जाएगा
9, यह हो जाएगा अपने पास 3, 3 का हो जाएगा 13, यानी ये आ गया अपने पास 7921234 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पर हम 7 का भाग देते हैं, 7 का क्या दे दें, भाग, तो अपने पास वैल्यू मिल जाएगी 792 के अंदर भाग आ जाएगा भाग 792, 1 2 3 4 0, 7 का भाग देना, 7 का भाग 7 में एक बार 0 बचेगा, ऊपर से आया 9, 7 एकम 7, 2 बचेगा, ऊपर से आया 2, 22, 7 या 21, 1 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 0, 7 एकम 7, 3 बचेगा, ऊपर से आएगा 0, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 0, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 0, 7 अटे 56, बचेगा 4। अब कोई संख्या नहीं रही तो पॉइंट आ जाएगा 0, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 7 सते 49। आगे और भी वैल्यू आएगी, लेकिन अपने इतना काफ़ी है। लिख सकते हैं, जैसे ही भाग देते तो अपने पास आता है 11, 31, 428.57 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यही अपने पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर। यानी ये अंदर पानी है, उसका आयतन आ गया है। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम मीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 2 का क्यूब, यानी 2 2 2, यानी 6 जीरो का भाग जाएगा, तो जो पॉइंट है वो 6 संख्या आगे बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, केवल आगे एक संख्या रहेगी, फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट, यानी ये बन जाएगा अपने पास 1.131 मीटर क्यूब। यानी सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदला है तो क्या करना है, 6 जीरो का भाग देना है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 2 जीरो का भाग देते हैं। अब सेंटीमीटर का क्यूब है, यानी 2 जीरो के ऊपर कितनी घात लग जाएगी, 3, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरो हो जाएंगे, तो पॉइंट है वो 6 संख्या आगे बढ़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, इस एक के आगे पॉइंट लगेगा, तो हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो ये आएगा उस बेलन के अंदर शेष बचे पानी का आयतन। अगला सवाल, और अपने पास चैप्टर का लास्ट सवाल का, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अपने पास एक गोलाकार कांच का बर्तन है, उसके ऊपर बेलन के आकार की गर्दन बनी हुई है। जैसा हम विज्ञान की प्रयोगशाला में देखते हैं, अपने पास कुछ फ्लास्क होते हैं, उसी प्रकार का है, जिसके अंदर ये बेलन के आकार की क्या है, गर्दन, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक ये पूरा व्यास कितना है, 8.5, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आयतन एक बच्चे ने ज्ञात किया है, उसने ज्ञात किया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 है। यानी हमें भी इसका आयतन ज्ञात करना है और बताना है कि बच्चे ने जो आयतन जो ज्ञात किया है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए एक तो गोले का आयतन जोड़ना पड़ेगा और साथ में बेलन का आयतन, दोनों को ऐड करेंगे। अगर 345 आता है तो उसका उत्तर सही है, और नहीं आता है तो गलत है। पहले कुछ माप दे रखिए वो लिख लेते हैं। यहां पर हम कहें कि गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। और जो बेलन है उसकी लंबाई, यानी बेलन की लंबाई कहीं या उसकी ऊंचाई कहीं दोनों बराबर रहेगी, तो बेलन की लंबाई
तो ये बेलन की जो लंबाई है वो उसकी ऊंचाई के बराबर ही रहेगी। तो h बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा है कि उसका जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलन का व्यास, उसको स्मॉल माना है तो इसको कैपिटल मान लेना है। 2r बराबर 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या कैपिटल R बराबर आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात करना है। बर्तन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या लिखते हैं, 4/3 पाई। अब गोले के लिए त्रिज्या क्या लिखी है, कैपिटल R लिखी है, माफ कीजिएगा स्मॉल r लिखी है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r का क्यूब प्लस बेलन का आयतन यानी पाई। अब r बेलन के लिए लिखा है कैपिटल, तो पाई r स्क्वायर और h स्मॉल। अगर कॉमन की बात करें तो केवल पाई ही कॉमन है, क्या बचेगा अंदर, 4/3 स्मॉल r का क्यूब और r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू क्या लिखनी है, 3.14, 4/3 स्मॉल r का क्यूब मतलब 4.25 का क्यूब, 4.25 का क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं 4.25 4.25 4.25 प्लस कैपिटल R का स्क्वायर। तो कैपिटल R अपने पास क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 गुणा में h कितना है, 8 है, तो ये आ गया 8। इसको कैलकुलेट करना है, अपने पास हो जाएगा 3.14 ऐसा का ऐसा 4.25 4.25 4.25, यानी हमें ये क्यूब ज्ञात करना है, यानी 425 425 425। इसका क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो इनका क्या करेंगे, गुणा। 4 और 5 9 2 11, 3 से कटेगा भी नहीं, तो यहाँ पर इसको काटना नहीं है, केवल गुणा कर देना है। कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा रहेगी। अब कैलकुलेशन ज़्यादा है तो समझ लेना वो एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। 4.25 का क्यूब करना है। अगर इसको हम किसी और तरीके से लिखते तो क्या बनता, 8.5/2 तब आता 85/2। इसको अगर 5 से काटते तो ये आ जाता 17/4। उसका क्यूब करना शायद थोड़ा आसान रहता, तो शायद आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। 4.25 सेंटीमीटर लिखा है, इसको हम लिखें 8.5/2, तो आएगा 85/2। और अगर 5 से काटें तो 85 होता है, तो यह आ जाएगा अपने पास 17/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी इससे तो सरल ही रहेगी। अब चाहे तो ये r³ वाला मान है वो यहाँ से चेंज करके दूसरा लिख सकते हैं, इससे कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो ये आएगा 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4। तो 4 से इस 4 को हम काट सकते हैं, तो ये अपने पास क्या बचा है यहाँ पर 3.14, ऊपर आ जाएगा अपने पास 17 × 17 × 17, 17 × 17 होता है 289, गुणा में और क्या है 17, बटे में 3 × 4 12, 12 चौक 48, और 1 × 1 × 8, ये आ जाएगा 8, 3.14। वैसे टाइम अपने पास ज़्यादा लग रहा है तो इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 289 × 17, कि 289 और 17 का हम क्या कर देते हैं
गुना कर देते हैं। आपके पास कैलकुलेटर वहाँ पर यूज नहीं करना है, लेकिन ये एग्जाम के अंदर वैसे भी सवाल नहीं आएगा, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 49 13, यानी ये आ गया अपने पास 3.14। 49 13 में अगर हम 48 का भाग दे दें तो ये आएगा 102.35। 102.35 प्लस 8, यानी अगर इसको थोड़ा सा और सेटल करें एक ही स्टेप और होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आपने ठीक है, अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तीन पॉइंट एक चार अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 110.35। 110.35 का गुणा 3.14 के साथ में करवाते हैं। 3.14 गुणा 110.35, तो ये अपने पास आता है 346, यानी अगर यहाँ से 9 हटा देते हैं तो ये अपने पास आ जाता है 5 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अपने पास जो इस बर्तन का आयतन आया वो आया है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे ने जो आयतन निकाला था वो कितना था? 345 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बच्चे ने जो आयतन निकाला है उससे 1.5 सेंटीमीटर क्यूब आयतन ज़्यादा आ रहा है। यानी बच्चे ने जो उत्तर निकाला है वो गलत है, यानी उसका उत्तर सही नहीं है। उसका जो वास्तविक उत्तर होगा वो कितना आएगा? 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखना इसकी कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ से इसको हल करें तो ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी, 48 का भाग भी जाएगा, तो ये हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम के अंदर हल कर रहे हैं तो ये आपको भाग वगैरह देना पड़ेगा। और एग्जाम के अंदर नॉर्मली जो सवाल आते हैं वहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती है, एक दो स्टेप के अंदर सीधा पूरा का पूरा भाग चला जाता है, बड़ी संख्या का भी भाग नहीं देना पड़ता। और वैसे यहाँ से छोटा क्वेश्चन ही आएगा तो उसके अंदर बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं रहेगी, तो आपको निश्चिंत रहना है। इस प्रकार के कैलकुलेशन वाले सवाल एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं, और ये सवाल वैसे भी अपने नहीं आएगा, यहाँ से केवल 1 नंबर का छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके साथ ही अपने ये जो एक्सरसाइज 11.2 थी वो कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर अपने बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो अपने कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ से छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और कैलकुलेशन उसके अंदर ज़्यादा नहीं होगी। आपको अगर नॉर्मल से आयतन से रिलेटेड फॉर्मूले आते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उससे रिलेटेड फॉर्मूलों की जानकारी है, तो आप आराम से उन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम उस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस भी करवाएंगे जब इसके लिए वन शॉट लेके आएंगे, तो आपको उस क्लास के साथ में जुड़ जाना है जब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित छोटे प्रश्नों की तैयारी चल रही होगी। फिलहाल इस क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपने जो चैप्टर है वो अपने कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर अगला जो अपने चैप्टर रहेगा वो सांख्यिकी है, जिसके अंदर हम जो माध्य, माध्यक और बहुलक है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो अपने पास इस सिलेबस की बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर है, यानी वहाँ से जो नंबर आ रहे हैं वो अपने पास पासिंग नंबर पूरे के पूरे हैं। पासिंग मार्क्स 13 होते हैं और 13 अपने पास पूरे के पूरे हैं। अगर 33 की बात करें तो 20 अगर आपके सेशनल जाते हैं, 13 मार्क्स यहाँ से लाते हैं तो 33 हो जाते हैं। यानी पास होने के लिए केवल ये एक ही चैप्टर काफ़ी रहता है। तो जो भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जिनको लगता है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, यहाँ से कवर करना मुश्किल है, तो वो सांख्यिकी से रिलेटेड क्लास के साथ में जरूर जुड़ें, ताकि उनके जो पास होने की समस्या है उसका समाधान हो जाए। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा, बहुत सिंपल है, हम उसको आराम से धीरे धीरे से सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने क्लियर होते रहेंगे और वहाँ से अपने पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।